काफ़ी सारे लोगों की जो एप्लीकेशन है ना कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा की, वो इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट होती है। अदरवाइज चांसेस आर वेरी हाई कि वो बंदा मतलब वीज़ा ऑफिसर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। नहीं तो इमेजिन करो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके मेहनत करके आप अपने आइल्स या फिर पीटी के एग्जाम में बढ़िया स्कोर लेके आते हो, फिर यहाँ कनाडा के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर किसी एक कोर्स के अंदर आप अप्लाई करते हो एप्लीकेशन फीस देके। जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है थोड़े दिन के बाद, फिर आप अपनी फीस डिपॉजिट करते हो पहले और दूसरे सेमेस्टर की, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लाख रुपए होती है। उसके बाद यहाँ कनाडा के अंदर आप एक जीआईसी ओपन कराते हो जो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए की होती है, और उसके बाद काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करते हो, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, और इवेंचुअली आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो। लेकिन 1-2 महीने के बाद आपको एक लेटर आता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भी आपका जो कनाडा का स्टूडेंट वीजा है ना, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये किसी एक बंदे की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की ये रियल लाइफ स्टोरी है, क्योंकि 2024 में आईआरसीसी ने 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट की थी। और क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो रिजेक्शन के रीजंस क्या आते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर हम फ्यूचर में कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो वो सारी गलतियां हमें नहीं करनी है, ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स वगैरह फेस ना करनी पड़े, हमारा इतना पैसा टाइम खराब ना हो। तो इसी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, और वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज यू नेवर नो कि भाई किस छोटी सी चीज़ की वजह से आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो जाए। अब यार सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन जो अप्रॉक्सीमेटली 76% ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर था रिजेक्शन का, वो ये था कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसने जब एप्लीकेशन असेस की, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, एसओपी वगैरह पढ़ी, तो उसको ये लगा कि भाई ये जो कैंडिडेट है ना, ये कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जाएगा। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो ढंग से कन्विंस नहीं हुआ, इसलिए उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कि वीज़ा ऑफिसर को ऐसा लगा क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन रीजंस जैसे कि जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, या फिर कैंडिडेट ने अपने होम कंट्री के साथ जो टाइज है ना वो ढंग से नहीं दिखाए, या फिर स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखाए। मतलब ऐसी कोई वजह नहीं दी जो उस कैंडिडेट को होम कंट्री में जाने के लिए मजबूर करेगी। उसके साथ साथ एसओपी के अंदर ढंग से ये एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई मैं कनाडा के अंदर ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों पढ़ना चाहता हूँ, या फिर इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्यों पढ़ाई करना चाहता हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं कनाडा के अंदर, या फिर दुनिया में इतनी सारे देश हैं, उनमें से सिर्फ मैं कनाडा के अंदर ही क्यों पढ़ना चाहता हूँ अपनी होम कंट्री से निकल के। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है। साथ के साथ ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद कनाडा के अंदर मेरे को मेरी होम कंट्री के अंदर क्या फ़ायदा होगा, क्या जॉब मिलेगी, क्या बिजनेस वगैरह सेटअप करूंगा, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो जब भी आप अपनी कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो एसओपी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस दो कि भाई मैं ये क्यों पढ़ना चाहता हूँ, कनाडा के अंदर ही क्यों पढ़ना चाहता हूँ, मेरी क्या स्टोरी रही है, ये कोर्स मैंने कैसे सिलेक्ट किया। साथ के साथ मेरे को अपनी होम कंट्री में वापस जाना होगा, क्योंकि होम कंट्री के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी फैमिली है, या फिर रिलेशनशिप है, या फिर कुछ भी चीज़ है, उसको ढंग से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद यार सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन जो अप्रॉक्सीमेटली 53% ऑफ दी रिजेक्शन लेटर्स के ऊपर मेंशन था, वो ये था कि जो वीज़ा ऑफिसर है ना, उसको ये लगा कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए फाइनेंशियली रेडी नहीं है। मतलब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर वीज़ा ऑफिसर को डाउट हुआ, इसलिए उसने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो हमें पता ही है कि कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए, मतलब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए हमें अपने पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करानी होती है, ताकि उसकी टेंशन ना हो जब कनाडा आ जाएगा बंदा। उसके साथ साथ $20,000 जीआईसी भी डिपॉजिट करानी होती है, ताकि कनाडा के अंदर जो पहला साल होगा उस टाइम पे जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, भाई रेंट देना है, ग्रोसरी लेके आनी है, बस पास लेना है, फिर जो भी खर्चे करने हैं उसकी भी टेंशन ना हो। लेकिन तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फीस कहाँ से आएगी? पहले साल के बाद जो दूसरा साल होगा उसके लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, कहाँ से सारा खर्चा होगा? और उसके ऊपर से अगर बंदा आगे पढ़ रहा है, लाइक 3 साल का कोर्स है या फिर 4 साल का कोर्स है, तो सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? तो बिना जॉब किए किस तरीके से बंदा सारी चीजें मैनेज करेगा? तो इसीलिए सारे के सारे फाइनेंसेस वीजा अप्लाई करने से पहले प्रॉपर तरीके से दिखाने होते हैं। लेटर से टोटल खर्चा कनाडा के अंदर 2 साल पढ़ाई करने का 70 लाख रुपए हो रहा है, और 35 लाख रुपए तो हम लगा ही रहे हैं कि भाई जीआई से डिपॉजिट कर दी, पहले दूसरे सेमेस्टर की फीस होगी। लेकिन जो रिमेनिंग 35 लैक्स हैं वो भी हमें प्रॉपर तरीके से लिक्विड एसेट्स में दिखाने होते हैं, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी होती है कि भाई अगर कैंडिडेट को, स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैकअप है, लिक्विड फंड्स हैं, फीस भी डिपॉजिट हो जाएगी, लिविंग एक्सपेंसेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, ताकि हमारा जो कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा है ना वो रिजेक्ट ना हो। उससे अगला यार सबसे कॉमन रीजन जो अप्रॉक्सीमेटली 47% ऑफ द रिजेक्शन लेटर्स, मतलब ऑलमोस्ट आधे रिजेक्शन लेटर्स के अंदर मेंशन था, वो ये था कि भाई जो कैंडिडेट है, जो कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, जो कोर्स यहाँ पे परस्यू करने के लिए आ रहा है, जिस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, और उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब अपनी होम कंट्री में जो उसने पढ़ाई की है, जिस फील्ड के अंदर उसका वर्क एक्सपीरियंस है, उन दोनों
के अंदर ना कोई अलाइनमेंट वगैरह नहीं है, मतलब कोई प्रोग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी होम कंट्री में उसने किया हुआ है कुछ अकाउंट्स फाइनेंस, और यहाँ पे करने के लिए आ रहा है वो भाई साहब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो कोई मैच ही नहीं है। या फिर कुछ और अपनी होम कंट्री में किया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग फील्ड में आ रहा। तो वीज़ा ऑफिसर को लगा ये तो कुछ गड़बड़ है, पढ़ाई तो एक बहाना है, उसको तो बस पीआर लेके यहाँ पे सेटल होना है या फिर कुछ और लगा। तो इसलिए वीज़ा ऑफिसर ने जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली जो भी आप कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, जो भी फील्ड है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रेशन होनी ही चाहिए, प्रोग्रेशन हो तो बेस्ट है, लेकिन इन केस नहीं होता है तो आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है अपनी एसओपी के अंदर कि भाई ये पर्टिकुलर कोर्स आप क्यों करना चाहते हो कनाडा के अंदर। अगर आपने अपनी होम कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग की हुई है, आपका 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और यहाँ पे आके आप कुछ फाइनेंस पढ़ना चाहते हो, तो रीज़न बताओ कि भाई आप क्यों स्विच करना चाहते हो, ऐसा क्या रीज़न है, आप फाइनेंस इंडस्ट्री में मूव होना चाहते हो, आपको इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं लगता है, फिर कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एसओपी के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा या फिर आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एसओपी के अंदर आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो कि ये रीज़न था, मैं इस फील्ड के अंदर गया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, मेरे को स्कोप नहीं दिखाई दिया, फिर मैंने फाइनेंस के फील्ड को एक्सप्लोर किया, 6 महीने मैंने कोई इंटर्नशिप की, तो मेरे को इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, फिर मेरे को पता लगा कि भी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, इसकी डिमांड है, या फिर एजुकेशन बहुत अच्छी है इस फील्ड में, तो इसलिए अब मैं कनाडा के अंदर ये पर्टिकुलर कोर्स परस्यू करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी बनानी पड़ेगी, कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा, तब जाके वीज़ा ऑफिसर कन्विंस होगा कि हाँ भाई ठीक हिसाब किताब है। अदरवाइज चांसेस आर वेरी हाई कि वो बंदा मतलब वीज़ा ऑफिसर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब यार जो अगला रीज़न है ना, मेरे को थोड़ा सा फूलिश लगता है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपना टाइम भी खराब करते हैं, पैसा भी खराब करते हैं छोटी सी गलती की वजह से। मतलब जब canada.ca वेबसाइट है उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैंशनड है, साफ सिंपल इंग्लिश के अंदर सब बताया हुआ है, प्रॉपर चेकलिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंशनड है कि भाई ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फिर भी लोग अपनी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस कर देते हैं। जब साफ लिखा हुआ है कि भी पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करनी है, फिर भी अपने पहले सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करेंगे, सिर्फ उसकी रिसीट लगा देंगे होपिंग कि भाई वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसके ऊपर से जीआईसी एक काइंड ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टिल जीआईसी डिपॉजिट नहीं करेंगे और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन डाल देंगे, या फिर अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस कर देंगे। 8 सेमेस्टर अगर हैं, 4 साल की पढ़ाई की है, 8 सेमेस्टर्स अपनी होम कंट्री में, उसमें से 2 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, या फिर अपनी डिग्री भूल जाएंगे लगाना। भाई प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, पूरा टाइम लो, रिसर्च करो, मतलब फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लगाओ। मैंने पता नहीं कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जब मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगानी थी। कुछ जा तो रानी है, अगर 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगाने भी पड़ जाते हैं, क्या दिक्कत की बात है। और चेकलिस्ट वगैरह को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। चेकलिस्ट में जो दिए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, उनमें से अगर कोई मिस हो गया तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो सोच समझ के ध्यान से अपना टाइम लेके, कोई जल्दी नहीं है। अगर एक रिजेक्शन आ जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ होती है, बंदे का मोराल भी डाउन हो जाता है, इसलिए सोच समझ के टाइम लेके। अब एक और रीज़न है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी सारे लोगों की जो एप्लीकेशन है ना कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा की, वो इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट होती है। आईआरसीसी ने प्रॉपर डेटा वगैरह दिया हुआ है, इस वीडियो में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो आईआरसीसी के डेटा के हिसाब से है। तो बेसिकली काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई गैप ईयर होता है तो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा देते हैं, कोई फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर या फिर फेक वो जो पे स्टब्स होते हैं वो लगा देते हैं, या फिर किसी कॉलेज की, अपने यूनिवर्सिटी की होम कंट्री में फेक डिग्री, फेक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लगा देते हैं। भाई आईआरसीसी है जो पागल नहीं है। बाई चांस अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो भी जाता है, आप कनाडा आ भी जाते हो, लेकिन इवेंचुअली जब आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे या फिर मे बी सिटीजनशिप अप्लाई करोगे, तब जो चेकिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा थॉरो होती है। तो उस केस में अगर पकड़े जाओगे तो भाई पीआर रिजेक्ट हो जाएगी या फिर सिटीजनशिप रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। तो शुरू से ही सारी चीज़ें सच बताओ कि भैया यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, जो गैप था उस वक्त मैं ये कर रहा था। मतलब एसओपी इस तरीके से लिखो कि भाई आपको फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत गलत चीज़ होती है। भाई अब तो चैट जीपीटी अवेलेबल है, अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, दुनिया जान के टूल्स अवेलेबल है, उनसे पूछ सकते हो कि भाई मैं इस सिचुएशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जो वीज़ा ऑफिसर है ना वो कन्विंस हो जाए। और साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पीएएल, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर हो गया, या फिर क्यूबेक के अंदर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो सीएक्यू एक लेटर होता है, उसकी फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता, आई थिंक फ्रेंच के अंदर होती है। एसओपी हो गई आपकी, या फिर बायोमेट्रिक्स हो गया, या फिर आपके मेडिकल का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें सोच समझ के इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ के साथ अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक करते हो ना, तो भाई साहब मिस रिप्रेजेंटेशन का केस भी लग सकता है। उस केस में जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ना वो आपके ऊपर 5 साल का या फिर मे बी 10 साल का बैन भी लगा सकती है। अगर आप रेडिट पे जाते हो या फिर ऑनलाइन कुछ फोरम्स वगैरह पढ़ते हो ना, आपको पता लगेगा कि काफ़ी सारे लोगों के ऊपर बैन एक्चुअल में लगा है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी मत लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताना चाहूँगा कि जो कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस है ना, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना बना दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, हिसाब किताब एकदम बढ़िया है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपनी जो एप्लीकेशन है, अपना पूरा जो प्रोसेस है ना वो
टाइम से पहले स्टार्ट करो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने पहले स्टार्ट करो। मैंने सितंबर 2018 में कनाडा आना था, मैंने पूरा अपना प्रोसेस दिसंबर 2017 में स्टार्ट किया था, तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था। कोई डॉक्यूमेंट अरेंज करना है या फिर कुछ करना है, उसके लिए मेरे पास काफी ज्यादा टाइम था, तो वो हड़बड़ी नहीं हुई। होता ना कि जब लेट स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट चलो रहने दो, वीजा अप्लाई करना है फटाफट से क्योंकि टाइम ना निकल जाए, या फिर यार ये नकली डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं फटाफट लगा देते हैं ताकि अपना वीजा लग जाए। ऐसा काम मत करो, लेट मत स्टार्ट करो, टाइम से स्टार्ट करो। उसके ऊपर से जो SOP है ना वो सोच समझ के पूरा टाइम लेके लिखो, प्रॉपर स्टोरी बेस्ड लिखो। ऐसा नहीं है मतलब पैराग्राफ्स लिख दिए उनका कोई मतलब नहीं बन रहा, कहानी बनाओ पूरी, डेफिनेटली वो एक्सेप्ट होगी, मतलब वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाएगा। और मेन चीज ये है कि आपका जो कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आप अपनी वीजा एप्लीकेशन लगवाओगे वो प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए, आपको सही एडवाइस दे। ऐसी कोई भी आपको कोर्स ना चेपे। हो सकता है आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, वो अपनी कमीशन के लिए आपको एम ही कोई कोर्स चेपी जा रहा है, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, और इवेंचुअली आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। अगर रिजेक्ट नहीं भी हुई तो जब कनाडा आए तो आपको पता लगा कि भाई इसकी तो कोई जॉब्स वगैरह नहीं है। तो ऐसे कंसल्टेंट्स के झांसे में मत आओ। मेरे हिसाब से तो सारे ऐसे ही होते हैं। अपनी खुद की प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो और ये बोलो कि भाई मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ये कोर्स बढ़िया, और साथ के साथ कनाडा के अंदर भी इसका स्कोप है। बाकी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो कि भी किस चीज का कनाडा के अंदर स्कोप है, आगे आने वाले 5 सालों में 10 सालों में कौन सी चीज रेलिवेंट रहेगी, तो वो प्रॉपर रिसर्च करना चाहते हो ना, तो प्रॉपर मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, राइट और लेफ्ट वाली। ये दोनों वीडियो को चेकआउट करो। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज जब तक अगली बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है, जब तक वो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको ही पता है कीप हसलिंग।